Hi friends, I am Chris Srivastava. Today we will discuss about the punishment chapter under the IPC. This is the more important chapter in the view of judiciary examination. So we start the chapter 3 of punishment under IPC. तो आईपीसी में बहुत सारे ऑफेंसेस को डिफ़ाइन किया गया है। जितने भी ऑफेंसेस हैं उनको डिफ़ाइन किया और उसी में उनके पनिशमेंट का निर्धारण भी किया गया है। सारे ऑफेंसेस के लिए एक अलग अलग पनिशमेंट्स का निर्धारण हुआ है और इसी को पनिशमेंट को 53 में विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है कि कितने प्रकार के टोटल आईपीसी में पनिशमेंट दिए गए हैं। तो जब हम सेक्शन 53 आईपीसी की देखते हैं तो उसमें 5 प्रकार के पनिशमेंट को बतला है। तो इसमें पहला जो पनिशमेंट है वो डेथ पनिशमेंट है, कैपिटल पनिशमेंट जिसको कहते हैं कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पनिशमेंट। दूसरा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ का मतलब होता है आपकी बची सारी जिंदगी, आपके बचे सारे जीवन वो इम्प्रिजनमेंट के रूप में जेल के अंदर व्यतीत होंगे। इसका मतलब कि अभी ये नहीं होता है 14 साल या 20 साल की जो कॉन्सेप्ट है उसको भी मैं क्लियर करूँगा। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपके लाइफ सिर्फ 14 साल का ही जो होगा वो आजीवन कारावास होगा या 20 साल का ही आजीवन कारावास होगा, ठीक है। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है कि पूरी लाइफ जो भी आपकी बची हुई है टिल डेथ, ये इम्प्रिजनमेंट जो होगा वो पूरी लाइफ तक का होगा। जो डिफाइन किया गया है उसको है इम्प्रिजनमेंट। तो वो 2 प्रकार के इम्प्रिजनमेंट है, पहला रिजीरियस एंड दूसरा सिंपल इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट दिए जाएंगे 2 साल, 4 साल, 5 साल, जो भी इम्प्रिजनमेंट होगा उसमें रिजीरियस होगा या फिर सिंपल होगा। रिजीरियस का मतलब होता है हार्ड लेबर के साथ, हार्ड लेबर। तो हार्ड लेबर में किस तरीके का काम दे सकता है, जैसे कोई खेती का काम दे दिया, पानी खींचने का काम दिया, कंस्ट्रक्शन रोड का चल रहा है उसमें, या पेड़ काटने का काम, इस तरीके का जो हार्ड वर्क होंगे वो आपको दिया जाएगा। लेकिन इसमें हार्ड वर्क के साथ साथ आपको उसके वेजेस भी मिलते हैं, ठीक है। और दूसरा जो सिंपल इम्प्रिजनमेंट है उसमें सश्रम नहीं होता है, सिर्फ सिंपल होता है, वो सिर्फ जेल के अंदर आप बंद होंगे। जो कैदी होंगे वो सिर्फ जेल के अंदर बंद होंगे, उनको कार्य करने की ज़रूरत नहीं है, कोई काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। चौथा जो पनिशमेंट है वो फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी की जब्ती हो जाती है, जो भी एक्यूज्ड पर्सन होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सरकार जब्त कर लेती है। और 5वां इम्प्रिजनमेंट है वो फाइन है। कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनमें इम्प्रिजनमेंट नहीं होते हैं, सिर्फ फाइन दिया जाता है, सिर्फ फाइन ही भरना होता है। और फाइन न भरने के बिना पर यदि आप फाइन भरने में असमर्थ हैं तो आपको उसमें इम्प्रिजनमेंट मिलते हैं। तो अब समझ लीजिए पनिशमेंट चैप्टर 3 में दिए हुए हैं, सेक्शन 53 से 55 तक दिया गया है। पनिशमेंट के वेरियस प्रकार को, वेरियस काइंड्स को 53 सेक्शन में बतलाया गया है। ये पनिशमेंट का निर्धारण 3 बातों पर निर्भर करता है। ये जो सेंटेंसिंग पॉलिसी है, पनिशमेंट जो दिए जाएंगे वो 3 फैक्टर पर डिफिनिट होंगे, 3 बातों पर निर्भर करेंगे। पहला ग्रेविटी ऑफ द वायलेंसेस, दूसरा सीरियसनेस ऑफ क्राइम, तीसरा जनरल इफेक्ट अपॉन द पब्लिक ट्रांसक्वालिटी। ये 3 बातों पर सेंटेंसिंग पॉलिसी डिपेंड करते हैं और इसी के आधार पर सेंटेंस पनिशमेंट दी जाती है। इसके संदर्भ में 2 कमेटियां पहले बनी हुई हैं, सेंटेंसिंग पॉलिसी सेंटेंस किस तरीके से दी जाएंगी, क्या उसका क्राइटेरिया होगा, किस तरीके से दी जाएंगी। तो इसमें 2 कमेटियां बनी थी। पहली मालिमात कमेटी 2003 में, जिन्होंने मैक्सिमम पनिशमेंट और मिनिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब किया, लेकिन ये जजेस का डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया कि सेंटेंसिंग के दौरान कितना क्राइम के सीरियसनेस को देख करके किस एक्यूज्ड को कितना पनिशमेंट दिया जाएगा, ये उनके डिस्क्रिशनरी पावर पर डिपेंड करता है, ये उनकी पावर है। दूसरी जो कमेटी माधवा मेनन कमेटी बनी थी उसमें भी यही कहा गया था कि अगेन रिफॉर्मेटिव टू नीड टू स्टैट्यूटरी सेंटेंसिंग गाइडलाइंस। अवॉर्डिंग एप्रोप्रिएट सेंटेंस इज द डिस्क्रिशन ऑफ द ट्रायल कोर्ट। ट्रायल कोर्ट हैज़ द पावर, हैज़ द डिस्क्रिशनरी पावर to award the appropriate sentence. There is 2 cases where the Supreme Court has said
that the trial court has the discretion to give the punishment as per scheme provided in the code. Next, when the appellate court can interfere with the sentencing imposed, appellate court has power under the section of 386 of the CRPC, where the in the case of state versus Himachal Pradesh versus Nirmala Devi, the Supreme Court also told that appellate court shall not exceed its power under the section of 386 of CRPC beyond the statutory scheme provided in the Indian Penal Code. Means इंडियन पेनल कोड में जो स्कीम दिए गए पनिशमेंट की, उससे हट करके कोई भी सेंटेंस को, कोई भी पनिशमेंट को एप्लेट कोर्ट अवॉर्ड नहीं कर सकती है. नाउ वी विल रिज्यूम ऑन द टाइप ऑफ पनिशमेंट. द फर्स्ट इज द डेथ पनिशमेंट. डेथ पनिशमेंट्स के विषय में कई बार चर्चा की गई है और भारत में भी इस पर बैन लगाने की ह्यूमन राइट्स कमेटी ने कई बारी बात करी कि डेथ पनिशमेंट को एबॉलिश इंडिया से भी किया जाए, जहां 106 कंट्रियों में डेथ पनिशमेंट पूरी तरीके से एबॉलिश कर दिया गया है. इन संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से ये कहा कि कैपिटल पनिशमेंट को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट दिया जाएगा. नाउ वी रिज्यूम ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द डेथ पेनाल्टीज. यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि डेथ पेनाल्टी सेशन कोर्ट के द्वारा तो दी जा सकती है, लेकिन कन्फर्मेशन हाई कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 136 के द्वारा की जाएगी, तभी डेथ पेनाल्टी स्वीकृत होती है. तो कन्फर्मेशन हाई कोर्ट के द्वारा जरूरी होती है. एक्यूज्ड पर्सन अपील करने के लिए 379 के तहत CRPC के तहत वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और सेक्शन 433 की और 434 के तहत सुप्रीम कोर्ट एक्यूज्ड पर्सन क्षमा याचना के लिए या अपनी सज़ा को कम कराने के लिए वो प्रे कर सकता है. तो यहाँ पर 2 सेक्शंस हैं एक्यूज्ड पर्सन के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है. सेक्शन 433 और 434 CRPC की, जिसमें एक्यूज्ड पर्सन प्रे कर सकता है अपने क्षमा याचना के लिए और या फिर अपनी सज़ा को कम कराने के लिए. डेथ पेनाल्टी देने के प्रोसीजर्स क्या है? पहला तो बाय नेक, हैंगिंग बाय द नेक टिल डेथ, और द सेकंड इज द शूट टू डेथ. लेकिन नॉर्मली जो होते हैं सेक्शन 354 सब सेक्शन ऑफ 5 ऑफ द CRPC, इसमें हैंगिंग बाय द नेक टिल डेथ एग्जीक्यूशन में है, मोड ऑफ एग्जीक्यूशन. लेकिन शॉट बाय डेथ जो है वो आर्म फोर्सेस में दिए गए हैं. आर्म एक्ट में दोनों चीज़ें हैं, हैंगिंग के द्वारा भी और शूटिंग के द्वारा भी. तो मिलिट्री कोर्ट या मार्शल सिस्टम में ये एग्जीक्यूशन, दोनों एग्जीक्यूशंस होते हैं. सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केसेस ऑन डेथ सेंटेंस you can read here. These are the most important cases on the death sentence. You can see. Now we will discuss about the commutation of death sentence by the state and the central government scope. The Article 72 give the pardoning power to the president, and the Article 161 give the pardoning power to governor. स्टेट में गवर्नर को और सेंट्रल में प्रेसिडेंट को. आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट को और आर्टिकल 161 में स्टेट गवर्नमेंट को पार्डनिंग पावर दी गई है क्षमा याचना के लिए. तो वो डेथ सेंटेंस को कम या क्षमा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि प्रेसिडेंट का पावर ज़्यादा बड़ा होता है और स्टेट गवर्नर का पावर उसके बिहाफ पे कम होता है. कारण कि प्रेसिडेंट कोर्ट मार्शल जैसे महत्वपूर्ण निर्णयों में भी वो क्षमा याचना दे सकता है, लेकिन गवर्नर को ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं. द सेकंड सेंटेंस इज द इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ. सेक्शन 53 टॉक्स अबाउट द इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, विच मीन्स द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट रनिंग थ्रू आउट द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द convict natural life unless it's commuted or remitted by the competent authority. तो ये पूरे होल लाइफ तक इम्प्रिजनमेंट होगा जब तक कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको सज़ा को माफ़ या कम नहीं कर देते हैं. इसमें 2 महत्वपूर्ण केसेस है, गोपाल विनायक गोडसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, एंड द सेकंड इज दुर्योधन रावत वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा.
Here the section 57 you have to read that is used when the friction of term of the punishment need to be calculated. This section does not give any implied or explicit right to the prisoners to reduce his life imprisonment to the 20 year of the sentence. And some of the sections where the prisoners can ask for relief under the sections, the section is 116, 119, 120 and 511 of this code. The prisoner can ask for the relief under these sections, the CRPC. Here, the most important case, Gopal Vinayak Godse versus the state of Maharashtra. As regarded the nature of the imprisonment, it has been held to be serious imprisonment and not to simple imprisonment. More important cases you have to know that the KM Nanavati versus the state of Maharashtra and also in Nayab Singh versus the state of Punjab, in which the court held the imprisonment of life means residus. इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ का मतलब रिजीरियस ही होगा, सश्रम कारावास ही होगा। अब तीसरा देखते हैं इम्प्रिजनमेंट्स क्या है। तो इम्प्रिजनमेंट्स जो पहला होगा सिंपल इम्प्रिजनमेंट और दूसरा रिजीरियस इम्प्रिजनमेंट। सेक्शन 60 ऑफ आईपीसी कंपोनेंट कोर्ट हैज डिस्क्रिप्शन टू डिसाइड द डिस्क्रिप्शन ऑफ सेंटेंसिंग दैट विल बी होली और पार्शियली रिजीरियस, wholly or partially simple or any term of residus or the simple interest। पूरा रिजीरियस या आधा रिजीरियस, पार्शियली रिजीरियस होगा या पूरा या पार्शियली सिंपल होगा या कोई एक टर्म तक रिजीरियस और उसके बाद का जो टर्म होगा वो सिंपल हो सकता है। ये कोर्ट के डिस्क्रिशनरी पावर पे डिपेंड करता है अंडर द सेक्शन ऑफ 60 ऑफ आईपीसी। अब जो हम लोग बात करते थे कॉम्यूटेशंस की, दो जगह इनकी बात करी गई है। डिस्टिंक्शन बिटवीन द कॉम्यूटेशन अंडर द सेक्शन ऑफ 55 ऑफ आईपीसी एंड द सेक्शन ऑफ 433 ऑफ द सीआरपीसी। दो जगह आईपीसी के 55 सेक्शंस में और सेक्शन 433 में सीआरपीसी के लिखा हुआ है। तो सेक्शन 55 ऑफ आईपीसी में सिर्फ कम्यूटेशन ऑफ द लाइफ ऑफ इम्प्रिजनमेंट्स की बात करी गई है, जिसमें लिखा हुआ है दिस कवर्स ओनली द कम्यूटेशन ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट्स फॉर द टर्म नॉट एक्सीडिंग ऑफ 14 ईयर्स। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो होगा वो 14 साल से ज़्यादा का नहीं होगा। ये अथॉरिटीज़ को, अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ को दिया गया है कि वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट्स को कम्यूनेट करके वो 14 ईयर्स तक का बना सकते हैं। सीआरपीसी के 433 जो है उसमें थोड़ा पावर ज़्यादा है, जिसमें डेथ सेंटेंस को भी कम करने की बात करी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट को भी कम करने की बात करी है। यदि सेंटेंस आपको रिजीरियस इम्प्रिजनमेंट का दिया गया, सिंपल इम्प्रिजनमेंट का है, तो उसको भी कम करने की बात करी गई है। तो डेथ सेंटेंस को कितना कर सकते हैं वो, तो डेथ सेंटेंस में क्या है, टू एनी अदर इम्प्रिजनमेंट कैन बी गिवन विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड अंडर द आईपीसी। आईपीसी में जो भी पनिशमेंट की बात करी गई है वो किसी में कन्वर्ट किया जा सकता है डेथ सेंटेंस को, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट को 14 साल से कम में नहीं, 14 साल तक का नॉट एक्सीडिंग, मतलब 14 साल तक का अप टू 14 साल तक 14 ईयर्स तक वो कर सकते हैं या फिर फाइन। तीसरा जो है सेंटेंस ऑफ रिजीरियस, तो रिजीरियस को सिंपल इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, and the sentence of simple imprisonment can be commuted by the fine। फाइन तक इसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट को कम्यूटेशन किया जा सकता है। अब जो रिजीरियस इम्प्रिजनमेंट में एक्यूज्ड पर्सन जेल के अंदर काम करते हैं उनको एक वेजेस भी निर्धारण किया जाता है, और वो मुल्ला कमेटी के द्वारा ये निर्धारण करने का एक परिसीमा बनाया गया था कि इनको वेजेस किस तरीके से दिया जाएगा। तो इसके क्लासिफिकेशन के लिए 3 भाग में एक्यूज्ड पर्सन को बांटा गया था। एक्यूज्ड स्किल्ड हो सकते हैं या सेमी स्किल्ड हो सकते हैं या अनस्किल्ड हो सकते हैं। तो जो स्किल्ड होते हैं उनको ज़्यादा, उनके बाद सेमी स्किल्ड वाले को, और जो अनस्किल्ड हैं उनको लेबर के रूप में कम वेजेस दिए जाएंगे। 3 महत्वपूर्ण जेल हैं, जो पांडिचेरी जेल है, वहाँ सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेजेस मिलते हैं एक्यूज्ड पर्सन को।
दूसरा तिहाड़ जेल दिल्ली और राजस्थान के जेल में। सबसे ज़्यादा वेजेस 3 जेलों में मिलते हैं। नाउ द फोर्थ इज द फाइन। फाइन इज द फॉरफीचर ऑफ द मनी बाय द वे ऑफ पेनाल्टी इन द इंडियन पेनल कोड। Some offences fine are imposed as an alternative punishment, and some offences fine are imposed on the additional punishment. But here one of the thing, that is amount of the fine should not be excessive. It is also held by the court in the case of Shantilal versus State of Madhya Pradesh. The amount of the fine should not be harass or excessive. It is also said in the section of 63 of IPC, the amount of fine to which the offender is liable is unlimited. However, the fine shall not be excessive. तो फाइन को एक्सेसिव होने की बात कहीं भी नहीं कही गई है, 63 सेक्शंस में भी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिए शांतिलाल के केस में, वहाँ भी एक्सेसिव की बात, हरास करने के लिए एक्सक्यूज को फाइन एक्सेसिव अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए। अब सेक्शन 65 देखते हैं कि नॉन पेमेंट ऑफ द फाइन में क्या होता है। तो नॉन पेमेंट ऑफ फाइन यदि आप नहीं दे पाते हैं तो उसमें ऑफेंडर की सज़ा जो होगी 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट, मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट जो दी हुई है उसके 1/4 से एक्सीड नहीं करेगा। जैसे 1 साल है तो उसकी 1/4 मतलब 3 महीने से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। फ़ाइन यदि आप डिफ़ॉल्टर होते हैं, फ़ाइन नहीं दे पाते हैं, तो 3 महीने से ज़्यादा आपकी सज़ा एक्सटेंड नहीं कर पाएगी। तो जो सज़ा मिली हुई है उसका 1/4 मैक्सिमम सज़ा होगा व्हेन यू आर नॉट एबल टू पे द फाइन। अब जहाँ इम्प्रिजनमेंट में सिर्फ फ़ाइन की बातें करी गई है, तो वहाँ क्या होगा, सेक्शन 67 बताता है कि 50 रुपये तक का यदि आपको फ़ाइन दिया गया है पनिशमेंट में, तो वो 2 महीने तक आपका इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड करेगा। यदि फ़ाइन 100 रुपये तक है, 50 से 100 तक का है, तो वहाँ आपको 4 महीने तक की एक्सटेंड कर सकती है मंथ इम्प्रिजनमेंट के रूप में। या फिर 100 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट है फ़ाइन के रूप में, तो वहाँ 6 महीने से ज़्यादा तक की सज़ा नहीं होगी फ़ाइन के नॉन पेमेंट पे। यदि आप फ़ाइन नहीं दे पाते हैं, 100 से ज़्यादा का अमाउंट है, तो आपको 6 महीने तक की ही सज़ा मिलेगी, उससे ज़्यादा की सज़ा नहीं मिल सकती है। Now the fifth punishment is the forfeiture of property. Forfeiture of property implies the loss of property of the accused. Accused के property को जब्त कर लिया जाता है। The state government seizes the properties of criminals when he is convicted under the section of 126 and section of 127. 126 of the IPC talks about the committing depredation of the territory of the power at peace with the government of India, and the section 127 talk about the receiving property given by war or depredation mentioned in the section of 125 and 126. ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।